नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। एरिस्टोटल का जो वर्गीकरण है, अलग अलग जो संविधान है उसके बारे में ये महत्वपूर्ण कदम है। मुख्य रूप से इसे एक साइंटिफिक तरीके से देखा जा सकता है कि एरिस्टोटल ने कोशिश की थी कि लगभग 158 देशों के अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ग्रीक सिटी स्टेट प्राइमरली उस समय थे, वो अपने स्टूडेंट सबके साथ इनको कंपाइल किया और उसको कैटेगराइज किया अलग अलग 6 तरीके से, जिसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले प्लेटो की तुलना अगर हम करते हैं एरिस्टोटल से, तो प्लेटो मेनली देखेंगे कि वो 2 तरह के वर्ल्ड को देखने का विजन है उसका। एक आइडियल विजन है जिसको आदर्श रूप कहते हैं, और रियल विजन है जो वास्तविक है। इस दोनों में फर्क किया गया है। और एरिस्टोटल का मानना है कि फिलोसोफर किंग, जो दार्शनिक राजा, वो सबसे महत्वपूर्ण संविधान है। वैसा संविधान जिसमें दार्शनिक राजा है वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। और हमने पहले भी देखा है कि इन्होंने भी अलग अलग तरह के राज्यों को विभाजित किया है, जिसमें एरिस्टोक्रेसी, टिमोक्रेसी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी और टेरेनी है। ये उनकी पुस्तक द स्टेट्समैन में पाया जाता है। जो समस्या आइडियल और रियल वर्ल्ड को समझने की थी, वो दूर ओवरकम की जाती है एरिस्टोटल के द्वारा। एरिस्टोटल का मानना है कि जो फिलोसोफर किंग की पूरी जो समझ है वो बहुत मुश्किल है। फिलोसोफर किंग को स्थापित करना थियोरेटिकल पॉसिबल हो सकता है, सिद्धांत के रूप में पॉसिबल हो सकता है, रियलिटी में ऐसा संभव न के बराबर है। दूसरी तरफ जो मुख्य फोकस एरिस्टोटल का है कि वो सामाजिक विश्लेषण जरूर करते हैं, समाज के अलग अलग वर्गों का विश्लेषण करते हैं और उनके आर्थिक आधार पे स्पेशल फोकस करते हैं, और देखते हैं कि जो फंडामेंटल कन्फ्लिक्ट है समाज में, जो संघर्ष है और जो स्थिति खराब है, वो प्राइमरली मुख्य रूप से जो रिच और पुअर के बीच में जो डिवीजन है उसके कारण। इसलिए सोशल क्लास महत्वपूर्ण आधार है समाज को समझने का और संविधान को समझने का। इसके आगे हम आते हैं तो 2 मुख्य आधार है, 2 कंसिडरेशन है, जिसके आधार पर उन्होंने 158 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को विभाजित किया है, जिसमें नंबर ऑफ रूलर्स की संख्या 1, 2 या बहुत ज़्यादा है, 1 या कुछ या बहुत ज़्यादा है, और क्वालिटी ऑफ रूलरशिप, क्या वो सामान्य गुड के लिए काम करते हैं या प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। तो उसको गुड कॉन्स्टिट्यूशन जो सभी के लिए कार्य करते हैं, पब्लिक गुड के लिए कार्य करते हैं, उनको कहा है। और परवर्टिवरिस्ट रूप का संविधान उस तरह के संविधान को कहा है जो स्वयं के स्वार्थ के लिए कार्य करता है, जिसका रूलर स्वयं के स्वार्थ साधने का काम करता है। अब इसमें आते हैं गुड कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने मोनार्की, राजतंत्र, एरिस्टोक्रेसी, अभिजात तंत्र और पॉलिटी को रखा, बहुतंत्र को रखा है। दूसरी तरफ जो भ्रष्ट रूप के संविधान है उसके अंतर्गत टायरेनी को रखा है, निरंकुश तंत्र को रखा है, ओलिगार्की को रखा है, गुटतंत्र को रखा है, और डेमोक्रेसी को लोकतंत्र को रखा है, जिसका विश्लेषण हम आगे कर रहे हैं। तो मोनार्की के बारे में कहते हैं कि मोनार्की ऐसा शासन है जो एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये सभी के इंटरेस्ट में होता है। और इसको एट टाइम्स एरिस्टोटल कहते हैं कि ये बेस्ट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है एक परिस्थिति में, लेकिन इसके चांसेस करप्ट होने के बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जो मोनार्क है एब्सोल्यूट पावर यूज़ कर सकता है, और तो ऐसी स्थिति आने पे वो टायरेनी में कन्वर्ट कर जाता है। जो मोनार्की है वो टायरेनी में कन्वर्ट हो जाता है। जो राजतंत्र है वो अभिजात तंत्र में भी बदल सकता है। मोनार्की कैन डेवलप इनटू एरिस्टोक्रेसी, और लेकिन इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, शक्ति का विकेंद्रीकरण भी होता है ऐसी स्थिति में। लेकिन अभिजात तंत्र तब तक अच्छा है जब कॉमन लोगों के लिए कार्य करता रहे। ऐसा जो शासन है वो कुछ लोगों के द्वारा होता है, और इसे नेक्स्ट बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं एरिस्टोटल। अब परवर्टेड कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ हम आते हैं तो इसमें जो देखते हैं कि सबसे पहला निरंकुश तंत्र है, जिसे टायरेनी कहते हैं। ये जब मोनार्किकल सिस्टम कन्वर्ट हो जाता है, जब शासन एक व्यक्ति के हाथ में है और वो इरेस्पॉन्सिबली एक्ट करने लगता है और अपने बेनिफिट की बात सिर्फ करता है, तब वो टायरेनी कहलाता है। टायरेनी फिर नए फॉर्म की तरफ बढ़ जाता है, जिसको गुटतंत्र कहते हैं, जिसे ओलिगार्की कहते हैं। ओलिगार्की ऐसा संविधान है जिसमें शासन कुछ अमीर लोगों के हाथ में होता है, और इसमें सभी तरह के जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन ने देखा उसके अलग अलग फॉर्म उन्होंने बताया कि उसमें भी बहुत तरह के वेरिएंट्स होते हैं, उनमें भी बहुत तरह के प्रकार होते हैं। अब आते हैं लोकतंत्र की तरफ, जो तीसरा और परवर्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब खराब कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन कम खराब है। इसके बारे में कहते हैं कि एक ऐसा शासन है जो जहाँ पे शासन पुअर के द्वारा होता है, जो मेजॉरिटी होता है, लेकिन जो समस्या इसमें होती है कि एक मॉब रूल की तरह ये शासन होता है, और
जो लोग अपने आप को समान मानने लगते हैं कि उन मेजॉरिटी का शासन आ गया, तो उसमें फॉल्स इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि वो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र को नहीं देखते हैं कि क्या उनकी स्थिति में सुधार हुई कि नहीं हुई। राजनीतिक रूप से जरूर समानता हो जाती है, लेकिन ऐसे शासन को ये भी कहा जाता है कि मीडियोकर का शासन है, जो अपने इंटरेस्ट में काम करता है, ना कि राज्य के लोगों के इंटरेस्ट में। तो एडवांटेज लार्ज लोगों का शासन के रूप को एरिस्टोटल कहते हैं कि ये बेहतर उस स्थिति में है कि मेनी आर मोर इन करप्टेबल दैन फ्यू, कि जो ज़्यादा संख्या होती है उसमें करप्शन होने के कम चांस होते हैं, जहाँ पे शासन कुछ लोगों के द्वारा होता है। अब हम आते हैं कि किस तरह के संविधान को बेस्ट प्रैक्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो पॉलिटी, बहुतंत्र को बेस्ट प्रैक्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो कुछ सिद्धांत डेमोक्रेसी का रखता है और कुछ सिद्धांत ओलिगार्की का रखता है। तो डेमोक्रेसी में जो गुण है वो है कि यहाँ पे शासन ज़्यादा लोगों का द्वारा होता है, गरीब लोगों के द्वारा होता है। ओलिगार्की का दूसरा जो समझ है वो है कि कुछ अमीरों द्वारा शासन होता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है पॉलिटी का, वो मेनली बैलेंस करने की कोशिश करता है अमीर और गरीब के बीच में, और ये कोशिश करता है कि किसी का वर्चस्व राज्य के ऊपर नहीं हो और एक दूसरे को वो बैलेंस करे। ऐसे समाज में मिडिल क्लास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मिडिल क्लास पूरे समाज को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, और जिस तरह से अमीर और गरीब के बीच में जो खाई रहती है वो चीज़ें हम नहीं देखते हैं ऐसे इस तरह के संविधान में, और इसी कारण ये समाज और ये संविधान स्टेबल होता है। और इस तरह के संविधान की प्रशंसा एरिस्टोटल करते हैं। अब हम पूरे वर्गीकरण को समझने से ये पता चलता है हमें कि कुछ बात हम सीख सकते हैं आज के समय में भी, कि एरिस्टोटल ने एक तरह से चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट के फॉर्म्स हो, उसको लेकर हमें फैनेटिकल नहीं होना चाहिए, हमें उसको ही जस्टिफाई हर समय नहीं करना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं, इसलिए वो मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन की बात कहते हैं पॉलिटी के रूप में। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि मिडिल क्लास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और खासकर अगर आज के पॉलिटिकल साइंटिस्ट, बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट वो भी आर्ग्यू करते हैं कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जहाँ पे काफ़ी गरीबी है और कुछ जो ओलिगार्क हैं वो शासन करते हैं, कुछ लोग शासन करते हैं जिनके पास संपत्ति होती है, तो ऐसी स्थिति में इस तरह के समाज में जो इंस्टेबिलिटी है, जो स्थिरता है, उसको बांटने के लिए, उसका समाधान निकलने के लिए एक रास्ता हो सकता है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और मिडिल क्लास इमर्ज करे, तब जाके ऐसे समाज में स्थिरता आएगी। तो ये वर्गीकरण मुख्य रूप से हम आज भी वैलिड पाते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आज भी महत्वपूर्ण है साइंटिफिक तरीके से 158 कॉन्स्टिट्यूशन को वर्गीकरण करना। तो वर्गीकरण का जो महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पे है वो आज भी महत्वपूर्ण है, और खासकर डेमोक्रेसी और जो पॉलिटी पे बात जो कही गई है उसमें भी बहुत सारे बातें महत्वपूर्ण हैं। जो समाधान मुख्य रूप से अपनी बातों के द्वारा पॉलिटी के थ्रू समझाने की कोशिश की है एरिस्टोटल ने, वो बहुत सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जहाँ पे गरीबी अमीरी में काफ़ी खाई है, उसको पाटने का काम किया जा सकता है। Hope you like this lecture. Thank you so much. See you